और आइए शुरू करते हैं हमारी खास सीरीज बजट से उम्मीदों की। भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रीन फ्यूल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट जैसे प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए हैं। देश में सड़कों पर ईवी की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार नई नई पॉलिसीज लेकर भी आ रही है और इसी बार इस बजट में ईवी पर फोकस रहने के लिए पूरा उम्मीद भी है। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार बजट ईवी सेक्टर के लिए बूस्टर साबित होगा। वैसे सरकार ने ईवी मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स के लिए कई तरह की पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाओं का इंतजार ईवी सेक्टर कर रहा है। सेक्टर की सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट से यह है कि देश में ईवी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। खासतौर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस की मांग की जा रही है। देश में असम, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी हालांकि दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री चाहती है कि यह व्यवस्था पैन इंडिया लागू हो और इसके लिए फेम 2 पॉलिसी का बजट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। साथ ही मांग उठाई जा रही है कि पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रा को भी शामिल किया जाए। आपको बताएं कि देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए फेम पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा ईवी इंडस्ट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए भी इंसेंटिव देने की मांग कर रही है। इसके साथ ही ईवी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हो रहे खर्च के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान भी बढ़ाने की डिमांड हो रही है। इंडस्ट्री के लोग ये भी मांग उठा रहे हैं कि फेम पॉलिसी सब्सिडी सीधे कस्टमर्स को दी जाए। भारत में ईवी एडॉप्शन लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड काफी धीमी है और इसकी बड़ी वजह है लोकल मैन्युफैक्चरर्स ईवी पर स्विच करने को राजी नजर नहीं आते। इसकी एक बड़ी वजह हाई अपफ्रंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी है और दूसरी बड़ी वजह है चार्जिंग स्टेशंस की कमी। सितंबर 2022 तक का ही आंकड़ा देखें तो कुल पैसेंजर व्हीकल में 1.2% ही ईवी बिके थे। टाटा मोटर्स की ईवी सेल दिसंबर क्वार्टर में 120% जरूर बढ़ी, लेकिन आंकड़ों में से देखें तो कंपनी ने सिर्फ लगभग 12,500 के आसपास ही ईवी बेची। बिक्री का आंकड़ा भले ही धीमा हो, लेकिन भारत ईवी के लिए उभरता हुआ मार्केट तो साबित हो ही रहा है। इसकी कई रिपोर्ट्स में यह बात साबित भी हो चुकी है। यही वजह है कि दुनिया भर की ऑटोमेकर भारत पहुंच रही हैं। एलएमसी ऑटोमोटिव का मानना है कि भारत में पैसेंजर ईवी की सेल 2025 तक 5.5% तक पहुंच जाएगी, बढ़ जाएगी और 2030 तक ये 13.5% हो जाएगी। यानी कि जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है ईवी का, वो हमारे देश में शानदार तरीके से हो रहा है, लेकिन एक पुश और मिले तो इसमें और ज्यादा तेजी आ सकती है। आज हम करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ईवाई इंडिया में ऑटोमोटिव सेक्टर स्पेशलिस्ट सौरभ अग्रवाल हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के डायरेक्टर और हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एवीपी मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और ईवी नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हेड अभिजीत सिन्हा हमारे साथ हैं। सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सौरभ अग्रवाल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सीधा सवाल यही है, कुछ डिमांड्स का जिक्र हमने भी किया अपने दिमाग में, लेकिन इसके अलावा किन एरियाज में फोकस रह सकता है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ओवरऑल ऑटो पीएलआई स्कीम ला करके ईवी को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। फेम 2 के ओवरऑल जो सब्सिडीज है उसको भी लास्ट ईयर इंक्रीज कर दिया गया था एज फार एज 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर्स आर कंसर्न। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस जंक्चर, या बहुत बड़ी जरूरत है एक बैटरी इकोसिस्टम को खड़ा करने की। उसके लिए एक बैटरी इकोसिस्टम पीएलआई की आवश्यकता है। जब मैं बैटरी इकोसिस्टम कहता हूं तो कैथोड, एनोड, फॉइल, पीवीडीएफ, LiPF6, इन सब चीजों की ओवरऑल उत्पादन की बहुत जरूरत है overall to ensure that the lithium ion cell production increases in the country. That is point 1. Point 2, many people are looking for a clarity on what will happen to FAME 2 after 31st March 2024. So any clear idea or indication by the government in this budget, what will happen to FAME 2? Third, FAME 2 को क्या पैसेंजर व्हीकल के ऊपर लागू किया जा सकता है, या FAME 2 के अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सब्सिडी दी जा सकती है, जैसा कि आपने शुरुआत के ओपनिंग रिमार्क्स में कहा
कि स्टेट तो सब्सिडाइज कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ओवरऑल डिमांड है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडाइज किया जाए। इसके साथ लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि कस्टम ड्यूटी रेट्स को अलाइन करना पड़ेगा ओवरऑल लोकलाइजेशन के जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, थॉट प्रोसेस है, उसके साथ ही सारी प्रोडक्ट्स पे, इन सब पे कस्टम ड्यूटी रेट्स का ओवरऑल रीअलाइनमेंट की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आपने दिए हैं। मनु शर्मा, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और एक पॉजिटिव आउटलुक है। सरकार भी पुश कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें लगातार जो हम रिन्यूएबल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं उससे एक मूड माहौल बहुत अच्छा बना है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी मैन्युफैक्चरर्स के मन में कुछ शंकाएं होंगी स्वाभाविक रूप से। कुछ डिमांड्स होंगी जो सरकार से आप लोग चाह रहे होंगे। क्या ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को? बतौर सजेशन आप क्या कहना चाहेंगे बजट्स के, बजटरी एलोकेशंस के लिहाज से? जी शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, थैंक यू सौरभ फॉर एडिंग सच वैल्यूबल पॉइंट्स हियर। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन हमको चाहिए इंडस्ट्री को। अगर जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं फेम की जर्नी को, उनको ये वो सब जानते हैं कि ये फेम की जर्नी बहुत सारे हिकअप्स के साथ चलती रही है, बहुत सारे टैग अलॉन्ग्स के साथ साथ। This, that or something else has always been required. So there has been learning from the government as well as industry. So industry has been very, very flexible as it is going with the growth path. Nowadays we can see there's a lot of traction, there's a lot of demand from the customer, but still we have huge potential. I mean, I think we are talking about 4, 5, 6% of the total conversion that should have been which was assumed to be at 20% by 2025. उस फिगर को पकड़ने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट किया जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से एक डायनेमिक अप्रोच के साथ इंडस्ट्री के साथ मिलके पॉलिसीज़ को डिफाइन किया जाए और टेक्नोलॉजी को ब्रिंग बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका एक इम्पैक्ट है, जैसे डिमांड इंसेंटिव है। अभी हम बात करें 2024 तक है अभी से ही हमको ये क्लियर होना चाहिए कि इसको हम कितने दिन तक स्ट्रेच कर रहे हैं, बिकॉज इसकी ज़रूरत है अभी तक। जब तक कि हमारा 20% तक कन्वर्जन नहीं हो जाता, द इंडस्ट्री नीड्स दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। बट इसका अगेन जब आप देखें तो इसका एक काउंटर व्यू ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा इस खर्चा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारी एक सलाह है गवर्नमेंट को कि जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को टैक्स करके एक्सचेकर का पैसा बचाया जाए और ये उस पैसे को यूज़ किया जाए टू सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स लाइक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ऑल्टरनेट फ्यूल। थैंक यू। ऑलराइट, ये आपने सही कहा कि आप उन मदों में कटौती कीजिए जो बड़े पेन पॉइंट उभर कर आ रहे हैं और उनका फिर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑल्टरनेटिव फ्यूल के इकोसिस्टम को डेवलप करने में पैसा खर्च करें। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन तो चाहिए। देखिए, जब तक अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं अभिजीत जी हमारे साथ पिछले शो में थे तो उनसे हमारी चर्चा भी हुई थी, क्योंकि हम हाइड्रोजन मिशन की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं। हमने एक अच्छा खासा फंड भी एलोकेट कर दिया है, उस पर हमने अपने मिशंस भी रख दिए, टारगेट्स भी रख दिए हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन की जब हम बात करते हैं अभिजीत, तो ऐसा तो नहीं है कि ये आगे जाकर कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि भाई फ्यूचर हाइड्रोजन का है या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर ज्यादा रहेगा या इलेक्ट्रिक पे रहेगा? तो ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लॉन्ग टर्म होराइजन की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड यही है। जी बिल्कुल, बेहतरीन सवाल आपका, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें कि बजट में क्या कुछ चीजें अनाउंस हुई हैं तो कुछ अंदाजा लग जाता है कि इस साल क्या आने वाला है। पहले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, निर्माताओं को लेकर फेम 2 और फिर यूजर्स के लिए भी एक साल का बजट रहा था, जिस साल हमने ये बताया था कि आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कितना बचत होता है टैक्स वगैरह में। फिर अगले साल बैटरी के ऊपर बजट फोकस रहा कि बैटरी की स्वैपिंग पॉलिसी वगैरह आएगी। इस साल सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे चेंजेस की है या वैसे अनाउंसमेंट की है जिसमें यूजर ये वे कर पाएगा, यूजर ये तोल पाएगा
कि वो अगर इलेक्ट्रिक वाहन से कहीं जाता है या अपने सामान को भेजता है और डीजल से जाता है, तो उसको क्या रेट का फायदा होगा, क्या उसकी बचत होगी। सो इसको पूरा करने के लिए इस बार प्रायोरिटी सेक्टर में जो लेंडिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन दोनों को प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में कैसे लेकर आए, इस पर कुछ चर्चा एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। और दूसरी, यूजर को पता होना चाहिए कि वो क्या उम्मीद रखे बजट से, वो हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक पे कहाँ इन दोनों को तोल सकता है, इसके लिए कार्बन क्रेडिट के ऊपर, और एक आदमी अगर स्विच करता है तो उसको क्या फायदा होगा पर किलोमीटर, या उसको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे उस यूजर को स्विच करने का। इन दोनों के आसपास बजट की एक्सपेक्टेशन है जो मोर ऑफ यूजर सेंट्रिक हो। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली, जो प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में इसको कैसे लेकर आया जाए। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा काम कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिजीत ने बात बोली, मुझे लगता है कि आधी जो ज़्यादा कंफ्यूजन है, अगर पॉलिसी लेवल पे ही दूर हो जाएंगे तो फिर जो उसके एंड यूजर्स हैं उनमें भी कोई ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा नहीं। बहरहाल देखना होगा कि इसमें क्या होता है। सौरभ, एक चीज़ और, हम ईवी में देख रहे हैं एक अच्छा खासा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा पनपा है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट भी उनको हाथों हाथ ले रही है। तो इतना अच्छा मोमेंटम बन गया है आपका। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिहाज से आप देखें कि और थोड़ा सा और पुश मिल जाएगा, जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो और फैल जाएगा ईवी का स्टार्टअप्स के नजरिए से, और फिर इसे हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे इस पूरे आइडिया को ईवी के। सो सी, स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, हमारी सारी स्टार्टअप्स ने बहुत ही अच्छा किया है। कुछ चीजें जो स्टार्टअप के मद्देनजर देखी जा सकती हैं, दो तरीकों से मैं बात रखना चाहूंगा अपनी। एक है जो कि ओईएम है, जो निर्माता है व्हीकल का, कैसे हम स्टार्टअप को, जो गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें हम कैसे ज्यादा मार्किंग दें, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स में पास्ट में भी देखा गया है कि स्टार्टअप्स को ज्यादा मार्किंग मिलती है। उनके लिए एक थोड़ा सा फाइन छोटा एक गैप दिया जाता है सो दैट स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपने संवाद में बोला कि बैटरी इकोसिस्टम के स्टार्टअप्स की भी बहुत ज्यादा आज की डेट में जरूरत है। बैटरी इकोसिस्टम, हम बात कर रहे हैं कि हम बैटरी के बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स लेके आएंगे। एसीसी पीएलआई आई है जिसमें सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने बढ़ावा दिया है, लेकिन बैटरी को बनाने के लिए, लिथियम आयन सेल को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हमको चाहिए हैं, चाहे हम कैथोड बात करें, चाहे एनोड बात करें, चाहे हम फॉइल बात करें, इन सारे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स भी आएंगे और कुछ ऑलरेडी सेटअप जो कंपनीज है वो भी आएंगी। जैसा कि अभिजीत जी ने कहा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनको दी जाए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना भी एक बहुत बड़ा इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रहेगा, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। So I think these are the 2 points which I want to put forward. Absolutely. मनु जी, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री का डिमांड और भी ये भी रहा है कि आप देखिए, आप मेरे ख्याल से सीकेडी, एसकेडी किट्स जैसी चीज़ों पर थोड़ा सा बैन अगर लगा देंगे इंपोर्ट के उस पर, तो शायद इंडियन कंपनीज का जो हमारा डोमेस्टिक इकोसिस्टम है उसको और बूस्ट मिलेगा। दूसरा, कहा यह भी जा रहा है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए, उसमें लो कॉस्ट लैंड लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। तो क्या इस तरह के प्रावधान हेल्प करेंगे हमारी इस जर्नी को और पेसअप करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जहाँ तक इसकी बात है, सीकेडी एसकेडी, ये तो सवाल ही नहीं है। तो बीएमपी जब से अनाउंस हुआ है उसमें गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रांग, और इंडस्ट्री आल्सो हैज़ बीन वेरी स्ट्रांगली एडवोकेटिंग लोकलाइजेशन। तो आज के समय में जितनी भी कंपनीज हैं जो एक्टिव हैं, जिनमें से हालांकि 80% कंट्रीब्यूटर वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पिछले 8 से 10 साल के अंदर इस इकोसिस्टम को खड़ा किया है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बिजनेस को यहाँ तक लेके आए हैं, जो कि अब तैयार है एक तरीके से। जब डिमांड आ रही है, जहाँ पे अब लेगेसी प्लेयर अब आ रहे हैं जिन्होंने it caught the fancy of the traditional auto industry की चलिए this is something that we should also try। तो इसके अलावा state governments have been very very active। You name any state government, they already have a policy। So
सपोर्टिंग स्टार्टअप्स इज डेफिनेटली द वे अप। इसके अलावा पीएलआई एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर थोड़ा सा हम अमेंडमेंट रिक्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनली ईवी प्लेयर्स है, ट्रेडिशनल जो पिछले 5-8-10 साल से चलते आ रहे हैं, वो समहाउ वो छूट गए हैं to take advantage of the PLI scheme because of the heavy capital investment. And again, this is somewhere not encouraging the startups and the new companies to take part in this initiative, जो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जैसे सौरभ ने भी कहा और बाकी सब लोग भी एग्री करेंगे कि इस समय ज़रूरत डिमांड जनरेशन की उतनी ज़्यादा नहीं है बनिस्बत उसके कि हमें सप्लाई साइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का 70% जो मेन पार्ट्स हैं वो एक्चुअली फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते। ये सब स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है या मोटर मैन्युफैक्चरर्स है या आपके सॉफ्टवेयर्स है या ऐसी ECUs हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें सोर्स्ड होती है जिसके लिए स्पेशलिस्ट स्किल्स चाहिए। उसके लिए हमें अपनी अभी से तैयारी करनी है कि कैसे लोग एक्साइटेड हो टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, कैसे एकेडमिया एक्साइटेड हो टू ट्रेन द पीपल। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कोर्स बना रहे हैं एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, एंड अगेन वी विल बी पिकिंग पीपल फ्रॉम देयर ऑल्सो। अगेन उसके बाद यहाँ ना सिर्फ यहाँ तक, यू एक्चुअली नीड ब्लू कॉलर वर्कर्स ऑल्सो, जो कि आपको आपके प्लांट्स में काम करेंगे। फिर आपको सर्विस इंडस्ट्री है, इतना ज़्यादा आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है टू केटर टू द नेक्स्ट स्केल, कि आपके कितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे। जो रोड साइड मैकेनिक्स हैं उनके साथ काम करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा, ताकि वो जब ईवी उन तक पहुँचे तो दे शुड नॉट फील वरिड कि हमें तो आता ही नहीं मैनेज करना। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए हुए हैं और आगे भी कर रहे हैं। जहाँ तक टू व्हीलर में चार्जिंग का सवाल है, चार्जिंग बहुत सारी कंपनियां, हीरो इलेक्ट्रिक खास तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ। देयर अबाउट 7 to 8 स्टार्टअप्स जिनके साथ हम काम करें, इसमें वाईफाई एनेबल्ड चार्जिंग बोर्ड्स, क्योंकि टू व्हीलर में स्पेसिफिक चार्जर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ ईजियर। तो अराउंड 3000 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है वाईफाई एनेबल्ड। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ चार्जर्स विच वी हैव बीन प्रोवाइडिंग थ्रू आवर PGOs एंड अदर इनिशिएटिव्स। तो वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हमारे पास अप्रोच है, प्लान है। ओनली थिंग वी नीड इज अ राइट काइंड ऑफ मोमेंटम टुवर्ड्स दैट विच इज कमिंग आवर वे। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि मोमेंटम को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट ने, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जितने भी ऑफिसर्स हैं इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए, हर किसी ने अपने स्पीचेस में, पॉलिसी मेकिंग में एक तरह से ब्रांडिंग करने की कोशिश की है, एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि भाई भारत आगे का नज़रिया रख रहा है और हम ईवी को लेकर कितने हम कितने ज़्यादा सीरियस हैं। ये मैसेजिंग तो हुई है, लेकिन अभिजीत इस मोमेंटम को बरकरार रखना, और जैसा कहा कि मैं बार बार इसका टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म होराइजन, जो मनु साहब ने जिसका जिक्र किया, इस मोमेंटम को लॉन्ग टर्म बरकरार रखना ताकि ये इकोसिस्टम ज़्यादा देर तक फ़ायदा दे, ज़्यादा स्कोप नज़र आए, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आए इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी। इसके लिए क्या करना होगा? आपने बोला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके अलावा एक और डिमांड जो रही है रिडक्शन ऑफ GST 18 से 5 पर लाने की भी डिमांड रही है। क्या इससे अफोर्डेबिलिटी का जो फैक्टर है प्रोडक्शन में, अगर वो प्रोडक्शन में अफोर्डेबिलिटी आ जाती है तो क्या वो कंज्यूमर के लिए भी ज्यादा अफोर्डेबल होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से वो डिसीजन ले पाएगा ईवी के लिए? ज्यादातर बिंदु जो हैं सप्लाई साइड के, वो हमारे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, सो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप यूज साइड में देखें, यूटिलाइजेशन की तरफ देखें, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लाने के पीछे और इसके इस्तेमाल के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा सरकार की ये रही थी, वो रही थी कि हम फ्यूल को सेव कर सकें और एनवायरमेंट को बचा सके। और इसके लिए बस का जो इकोसिस्टम है कि 5, 50, 25, 30 लोग जो अलग अलग गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो अगर बसों से ट्रैवल करेंगे तो काफी बचत होगी।
फ्यूल की भी और एनवायरनमेंट की भी। और जब हम बस के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो इस साल एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री को कि पूरा डीजल बस ऑपरेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें ज्यादातर इंटरसिटी बस डीजल होती हैं जिनको इलेक्ट्रिक पर स्विच किया जाना है। और इन बसों को स्विच किए करने के लिए डीजल सेगमेंट में चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी है। और उनका कॉन्फिडेंस तभी जीत पाएंगे जब हम जो गलतियां पहले हुई हैं एजुकेशन सेक्टर के साथ, हेल्थ सेक्टर के साथ, वो गलती हम दोबारा नहीं करें। हम ऐसे स्टेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज को, एसटीयूज को और बस खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें ताकि आगे आने वाले समय में उनको लॉसेस का सामना, ऑलरेडी वो लॉसेस में है। तो इसके लिए क्या करें? ये जरूरी है कि प्राइवेट ऑपरेटर को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो इंटरसिटी बस चला सके, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से डेवलप किया जाए, सप्लाई चेन को और बेहतर किया जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, और जो यूजेस हैं उसमें लाइफस्टाइल में लोगों के चेंज लाया जा सके। जो व्यक्ति एक बस में बैठना पसंद नहीं करता था, वो फ्लाइट से जाना पसंद करता था, उसको उतनी सुविधा दी जाए कि वो इलेक्ट्रिक बस में स्विच करने के बारे में सोचे। और ज्यादातर लोग स्विच करेंगे तो उसमें वायबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादातर ऑपरेटर अपनी अगली खेप बसों की इलेक्ट्रिक खरीदेंगे। सो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी बस का इस्तेमाल नहीं करता है, वो करने लगेगा। और दूसरी तरफ कारों में, जहां आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपने शहर से आसपास के शहरों में जाने के लिए, वहां अगर आपको सुविधाजनक तरीके से इलेक्ट्रिक कार मिलती है और कम कीमत पे मिलती है, कम रेट पर मिलती है, बिना ड्राइवर के भी देने की पायलट के लिए पायलट हो रहे हैं, इन चेंजेस को आने से यूज बढ़ेगी और मोबिलिटी स्टिल एज ए सर्विस देखी जाएगी। प्रोडक्ट को ओन करना और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को खरीदने की गलती देश में पहले हो चुकी है। दोबारा और ज्यादा गाड़ियों को खरीदने की गलती हम नहीं करना चाहते। सो बेहतर ये होगा कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ इंक्लाइंड हो, और जहां से जो वायबिलिटी, यूटिलाइजेशन, आरओआई, रिटर्न इन एसेट के ऊपर और इनके डिप्लॉयमेंट के ऊपर है या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, वो तेजी से वापस आए, जिससे निवेश बढ़ेगा, जिससे इसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी और मास डिप्लॉयमेंट के लिए जो हमारी सप्लाई लाइन है उसको एक यूज लाइन मिलेगी। और दिस इज हाउ इकोनॉमी विल ग्रो इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर। एब्सोल्युटली। और इसीलिए शायद हम लोग जिस आइडिया के साथ आप भी जुड़े हुए, ईवी के जो हाईवेज की परिकल्पना है, इसीलिए शायद वो ज़्यादा मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि पब्लिक मोबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैसेजिंग हो पाएगी। और जो भारत भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ और अपने एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ईवीज़ को रख रहा है। लेकिन सौरभ, मैं थोड़ा सा कंज्यूमर एंगल से मैं सोचना चाहूँगा, अभी तक कंज्यूमर ज़्यादा एक्साइटेड दिखा। ओला की जो स्कूटर हैं वो रातों रात ऐसे बिक गए कि लोगों को प्री बुकिंग में ही हमने देखा कि धमाका हो गया था एक तरह से। बाकी भी सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा कर रहे हैं। क्या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो है ईवी को लेकर वो उतने स्ट्रांग आपको दिख रहे हैं जितना आवश्यक होगा ईवी के एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के लिए? Before I answer your question on this particular part, आपने एक जीएसटी के बिंदु पे पहले एक प्रश्न रखा था। कि जीएसटी पे आस्क है कि 18 से 5% किया जाए। मैं इस पे थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा कि आज की डेट में भी ईवी पे 5% जीएसटी ही लगता है। ईवी बेचने पे 5% जीएसटी है, जबकि ईवी बनाने के लिए अगर आप कोई पार्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी 18, 28, 12, 5 अलग अलग रेट है, जिसकी वजह से एक जीएसटी का इन्वर्जन होता है, जिसका रिफंड आपको ईवी ओईएम को मिलता है। ये रिफंड आने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से ईवी ओईएम की डिमांड हमेशा से रही है कि ओवरऑल जो पार्ट्स हैं ईवी के, जो कि ईवी बनाने में जा रहे हैं, उसके ऊपर रेट भी 5% हो, क्योंकि व्हीकल के ऊपर रेट भी 5% है। बिल्कुल सही कहा आपने। एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज के ऊपर भी लग रहा है मेरे ख्याल से 18 होगा या 12 होगा, उसको भी घटाकर 5% करने की आवश्यकता है। ये आपने सही कहा, ओईएम्स का जिक्र। एब्सोल्युटली, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। अब अगर मैं आपके कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करूं तो कंज्यूमर का सेंटिमेंट काफी बदल रहा है। अगर आप लास्ट ओवरऑल सेल्स देखेंगे, टू व्हीलर साइड में सेल्स पिक करती चली जा रही है। पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो पैसेंजर व्हीकल पे आज की डेट में केवल B2B सेल के टाइम पे फेम 2 स्कीम अवेलेबल है। फेम 2 स्कीम इंडिविजुअल मींस
बिजनेस टू इंडिविजुअल के केस में, जैसे कि आप और मैं अगर गाड़ी खरीदते हैं तो फेम 2 की सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। अगर हम नेट देखें तो टू व्हीलर की डिमांड जो पिक हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि स्टेट और सेंटर दोनों की सब्सिडीज मिला लें अगर हम, तो करीब करीब 40 से 50-52% की सब्सिडीज आज की डेट में टू व्हीलर पे मिल रही हैं, जो कि फोर व्हीलर गाड़ी पे उपलब्ध नहीं है। बड़ा ही जरूरी है, अगर हमें ईवी को सक्सेसफुल करना है तो हमें पैसेंजर व्हीकल को भी शुरुआत में सब्सिडाइज करना पड़ेगा, जिसकी एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस जा रहा है कि इस बार बजट में शायद पैसेंजर व्हीकल को लेके खासकर B2I के केस में कुछ ओवरऑल गवर्नमेंट की ओर से अनाउंसमेंट्स हो। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी चर्चा हुई आज। मुझे लगता है कि ईवी का पूरा इकोसिस्टम, उसका फ्यूचर, बजटरी एलोकेशन, किसी को अगर पूरा समझना हो तो आज का शो देख लेना चाहिए, सबको सेव करके। और मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स को भी आज का शो जो है वो सेव करके रख लेना चाहिए। हालांकि बजट पर तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई होंगी, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत डीप एनालिसिस हुआ पूरे पेन पॉइंट्स का, एक्सपेक्टेशंस का, आगे के रोड मैप का, और सार गर्भित भी रहा। तो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी यहाँ से निकले हैं। आई एम श्योर पॉलिसी मेकर्स तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। सौरभ अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। मनु शर्मा, थैंक यू सो मच सर। अभिजीत सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। भारत ने अपना स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारओएस लाया है, और इसे भारोस भी कहा जा रहा है और भरोसा भी कहा जा रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एंड्रॉयड और iOS पर निर्भरता कम करना मकसद है। भारओएस, जिसे भरोस भी कहा जा रहा है, एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म ने विकसित किया है। यह गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। दरअसल केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी टेस्टिंग की, और यह टेस्टिंग सफल रही। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। भारोस नो डिफॉल्ट ऐप सिस्टम पर काम करता है, यानी कि ये कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप के साथ नहीं आता है। यूजर अपनी मर्जी से जो ऐप चाहे उसे डाउनलोड कर सकता है। भारोस का मकसद यूजर को अपने फोन पर ज्यादा कंट्रोल देना है, और इस ओएस की खास बात यह है कि ये हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है। यानी कि इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, ज्यादा स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन मिलेगा। फिलहाल स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं उन संगठनों को दी जा रही हैं जिन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सख्त आवश्यकता है। एंड्रॉयड और iOS के मुकाबले ये कितना अलग है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल वास्तव में एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर यह आधारित है, हमारा ये इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसलिए ये एंड्रॉयड के समान ही है। एंड्रॉयड और भारोस के बीच में एकमात्र अंतर यह है कि इसमें गूगल की कोई भी सेवा प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती। iOS के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई समानता नहीं है। भारोस में टेस्टिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे मास लेवल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो क्या ये एंड्रॉयड जैसा प्राइवेसी डैशबोर्ड, पर्सनलाइज विकल्प और बैटरी से जुड़ी सुविधाएं देगा या नहीं, इसको लेकर भी कोई जानकारी अभी नहीं है। इसे बनाने वालों की तरफ से अभी ये भी नहीं बताया गया है कि स्मार्टफोन प्लेयर्स तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। साथ ही क्या इसे जो रेगुलर स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं। तो अभी कुछ सवाल हैं जो अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन इस आइडिया का आना और उसकी टेस्टिंग सफल होना ही एक बहुत बड़ा कदम है भारत का, अब कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम में आत्मनिर्भर बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। तो चुनौतियां कई हैं, लेकिन राह भी है, और उस राह पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति भी है। जिस तरह से IIT और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्दी ये सवाल जो अभी तक अनसॉल्व या मिले नहीं है लोगों को, इनका भी उत्तर मिल जाएगा। इस वक्त चर्चा के लिए टेक एक्सपर्ट अभिषेक भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाएं तो एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, और अभी तक के जो एंड्रॉयड और iOS सिस्टम हैं उनसे ये कैसे अलग होगा, और कैसे ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा सिक्योर इसे कहा जा रहा है? जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये कॉमन आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि खास तौर से इस ओएस को बनाया गया है
बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आप सोचिए कि जैसे आर्मी वगैरह है, तो आर्मी को अगर एंड्रॉयड फोन यूज करना है तो वो नहीं चाहेंगे कि उस पर गूगल की सर्विसेज हो, और गूगल अगेन एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये ओएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस के लिए काफी सेफ्टी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हालांकि जो आम लोग हैं उनको इससे इतना ज्यादा बेनिफिट फिलहाल तो नहीं है, और ये उनके लिए अभी अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें गूगल की तरफ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप अपने पसंद का सर्च इंजन जो है उसमें पा सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी एप्लीकेशन आपको मैप की चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मेल की कोई और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपके ऊपर फोर्स नहीं की जाएगी। ये इस ओएस की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात होगी। और एक तरह से ये फॉक्ड एंड्रॉइड की तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो नॉर्मल लोग ये समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपको जबरदस्ती एप्लीकेशन टूल्स के ब्लॉटवेयर जो है वो सब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपके मन के ऊपर है कि भाई आपको कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। अगर आपको ईमेल के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, जो भी आपको एप्लीकेशन पसंद है वो आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट जीमेल उसमें इंस्टॉल आ रहा है, जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की चॉइसेस जो है इसके अंदर काफी अच्छे से ध्यान में रखी गई है। और इसको लॉन्च करते हुए खुद जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि भाई चैलेंजेस तो बहुत हैं, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, हमें इनके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये पूरा इकोसिस्टम एक आम यूजर के लिए उपलब्ध करने में अभी कितना वक्त और लगेगा? मुझे लगता है कि इस पूरे इकोसिस्टम को रेडी करने के लिए पहले पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि नेटिव ओएस अपडेट्स इसमें मिलेंगे जो कि आपको भार ओएस के अंदर आएंगे, यानी कि आपका ओएस जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। अब गूगल के जितने भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखते हैं जो गूगल की तरफ से लाइसेंस नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में होता है, वहां पे सिक्योरिटी पैच आता है। तो ऐसे में गूगल ध्यान रखता है कि भाई आपके फोन के एंड्रॉइड की सिक्योरिटी का वो ध्यान रखते हैं और सिक्योरिटी पैचेस पुश करते रहते हैं ताकि कोई भी वायरसेस वगैरह जो है अफेक्ट ना करे। अब ऐसे में यहाँ पे जब गूगल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो भार ओएस की कंपनी है, जो आईआईटी की जो इंक्यूबेटेड आप बता रहे हैं फर्म, उनको कहीं ना कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा डेवलपर्स का, और वो एक बड़ी टीम लगेगी जो कि इस ओएस को समय समय पर किसी भी तरह के सिक्योरिटी या कोई भी और थ्रेट से पैच कर पाए और उसकी अपडेट टाइम से लोगों को ओवर द एयर मिलते रहे। अब इसमें कई, मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे जो टेक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई इसमें अभी तो बहुत लंबी जर्नी आपको करनी पड़ेगी, खास तौर से अगर आपको गूगल, एप्पल का जो पूरा मोबाइल इकोसिस्टम है, एक तरह से मोनोपोली है इन दोनों की, डुओपोली जिसे कहा जाए दोनों की मिलाकर, तो इस पे अभी आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज क्या आपको लगता है कि न सिर्फ कमर्शियल स्पेस में, न सिर्फ एक पर्सनलाइज्ड इस्तेमाल के लिए या सेक्टोरल इस्तेमाल के लिए, आपको लगता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम जल्द से जल्द इसको खड़ा कर पाएं गूगल, एप्पल के मोबाइल इकोसिस्टम के बराबर? देखिए, मेरे ख्याल से हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एप्लीकेशन जो कि आपके एंड्रॉइड फोन में होती है, उसमें एक आपका जीमेल होता है, तो ईमेल सर्विसेज जो है इंडिया में है। साथ में अगर मैं बात करूं मैप की, तो मैप बहुत एसेंशियल है। आप अपने फोन पे नेविगेशन करते हैं तो गूगल मैप की जगह आप मैप माई इंडिया को यूज कर सकते हैं, और मैप माई इंडिया इंडिया की ही कंपनी है, उसमें आपको प्रॉपर मैप मिल जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे इंडियन स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा देना होगा कि भाई आप आइए और इस ओएस के अंदर अपनी एप्लीकेशन को ना सिर्फ डालिए, हम आपको अलाउ करेंगे, साथ साथ इसको अपडेट भी करते रहिए, सपोर्ट करिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लस इंडियन स्टार्टअप जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहां पे आकर इस पूरे इकोसिस्टम को टुगेदर बिल्ड कर सकते हैं। और ऑडियंस को जब सारे फीचर्स वो मिल जाएंगे जो कि एक रेगुलर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गूगल की तरफ से आता है, तो वो क्यों नहीं उसको यूज करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन कंपनी इसी कहीं ना कहीं ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो कि गूगल को काउंटर करे, और इस तरह से ही मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बिजनेसेस को भी एक अच्छा बढ़ावा जो है मिलेगा, और ये ओएस एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा, तभी ये सब हो सकता है। एब्सोल्युटली, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत ने बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम बढ़ाया है आगे, और डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी स्वाभाविक रूप से, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और ऑलरेडी हमारे पास एक वेल बिल्ट, वेल स्टैब्लिश्ड डुओपोली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एप्पल और गूगल की। लेकिन ये आइडिया आना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और इसकी टेस्टिंग भी सफल हुई है, हम सही दिशा में जा रहे हैं,
उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये भारतीयों को एक मजबूत विकल्प के तौर पर मिले, ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित और स्वच्छंद तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनलों के जरिए फ्रॉड करने के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने टेलीग्राम चैनल चलाने वाले 19 लोगों को बैन किया है। ये लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग को लेकर सलाह देते थे। इस खबर की पूरी डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, बताइए कैसे सेबी ने इस तरह के फ्रॉडस्टर्स पर शिकंजा कसा है और क्या क्या मुश्किलात इनको आने वाली हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, दो टेलीग्राम चैनल हैं। एक है जिसका नाम इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी स्टॉक और दूसरे का नाम है इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग इक्विटी स्टॉक। ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल 19 लोग मिला के इसके फाउंडर्स एक तरीके से कहेंगे वो चला रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादातर जो काम हो रहा था वो पंप एंड डंप का हो रहा था, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के काफी सारे फॉलोअर्स हैं। 15 लाख एक टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर है और 8 लाख एक टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर हैं। तो पहले वो खुद पोजीशन लेते थे और उसके बाद वो पोजीशन को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते थे, जिससे जो लोग हैं वो फिर वो पोजीशन को क्रिएट करते थे, जिस वजह से उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था। तो और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था तो ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते थे और एक बड़ा प्रॉफिट बना के निकल जाते थे। तो सेबी ने को कई शिकायतें मिली थी। सेबी के खुद का सर्विलेंस सिस्टम भी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो इस तरीके की जो गलत काम है उनको पकड़ पाने में सक्षम है। तो एक तरफ शिकायतें थी, दूसरी तरफ सर्विलेंस सिस्टम था, दोनों ने मिलकर काम किया और एक सर्च एंड सीजर का ऑपरेशन भी सेबी ने इन लोगों पे चलाया। इनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स जब्त किए और पाया कि कई ऐसे ट्रेड्स इनको मिले, कई कंपनियों के ऐसे ट्रेड मिले जो थोड़ी सी इलिक्विड कंपनीज हैं। पहले इन्होंने खुद वो ट्रेड क्रिएट किया और उसके बाद उस ट्रेड को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया, जिस वजह से एक बड़ा मुनाफा यहाँ पे इन्होंने कमाया। तो अब सेबी ने एक तो जो ये 19 लोग हैं इनके खिलाफ ये बोला है कि वो अब मार्केट में कामकाज नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी जो कोई नई पोजीशन मार्केट में क्रिएट कर पाएंगे, और जो पोजीशन है उनको वो 3 महीने में उनको स्क्वायर ऑफ करनी होगी। इसके साथ साथ जो मुनाफा उन्होंने कमाया है, करीबन 3 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है, वो मुनाफे को भी अब सेबी डिस्गॉर्ज करेगा और फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के अंदर ये कार्रवाई सेबी कर रही है। तो एक बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से देखने को मिला है, जो टेलीग्राम चैनल जो चला रहे हैं और जो स्पेशली ये जो लोग हैं ये तो ना सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ एक चार्ट्स बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, आप हमारे साथ जुड़िए। और सेबी ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इस चीज के लिए वो चार्ज भी करते हैं, आपको वीकली, डेली, मंथली सर्विस के लिए अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं और उसको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ऐसे सोशल मीडिया का यूज किया जाता है कि जहां से वो नए कस्टमर लाएं। और कस्टमर मोस्टली वो लोग होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटी छोटी जगहों पे बैठे हैं, जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं होती बाजार की, लेकिन क्योंकि इन लोगों के एड्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो एक बार आते हैं और एक दो बार पैसा कमाते हैं और बाकी बार अपना पैसा जो है वो यहाँ पे नुकसान करते हैं। तो इस चीज पे लगाम लगाने के लिए सेबी ने काफी समय से काम कर रही है और अपने सर्विलेंस के जो स्ट्रेंथन करने के बाद सेबी ने पाया कि इस तरीके के लोगों पे नकेल कसना जरूरी है। बिल्कुल और बधाई की पात्र है सेबी की पूरी टीम और जी बिजनेस इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से हमेशा से उठाता आया है। हमने हमेशा बोला है आपको टेलीग्राम चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, दूसरे चैनल्स हो, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर जो इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके खुद पोजीशन बना के और फिर लोगों को सलाह देकर इस तरह का जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे आपको बचना है। सेबी रजिस्टर्ड जो सलाह देने वाले लोग हैं सिर्फ उनसे ही आपको सलाह लेनी है। उसके लिए आपको छोटी जांच पड़ताल जो करनी है वो भी जी बिजनेस ने लगातार आपको बताया है और कहीं ना कहीं सेबी जो विजिलेंट हुआ है उसके लिए तो वाकई में बधाई की पात्र सेबी है ही। लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि अभी भी इस तरह के शायद और चैनल्स अभी भी फैले हुए हैं सोशल मीडिया पर, उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हम भी इस मुहिम में सेबी के साथ हैं। थैंक यू सो मच तरुण इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और सेबी ने आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिना जोखिम को समझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सौदे करने की प्रवृत्ति को लेकर सेबी की चिंता बढ़ रही है। सेबी ने इस मामले पर टॉप 10 ब्रोकर्स के इंडिविजुअल क्लाइंट्स के इक्विटी एफएनओ सौदों पर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है और इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 और 2021-22 में हर 10 में से 9, जी हां मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 में से 9 एफएनओ सौदा करने वालों को घाटा ही हुआ। रिपोर्ट्स की और क्या क्या हाइलाइट्स हैं ये बताने के लिए इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बताइए क्या हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट में। बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वायदा में सबको नहीं फायदा। मतलब जैसा कि रिपोर्ट ही कहती है कि 89% लोगों ने नुकसान ही किया है अपना, उन्होंने मुनाफा नहीं कमाया है। अब जो औसत नुकसान है वो ये कहता है कि 89% इक्विटी ट्रेडर को औसतन 1,10,000 रुपए का घाटा हुआ है, ठीक है। और केवल जो 11% लोग हैं उन्होंने ही औसत मुनाफा कमाया है, वो भी 1.5 लाख रुपए। और जिन्होंने मुनाफा भी कमाया है उनका 15 से लेकर के 50% तक जो मुनाफा कमाया वो उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चली गई। तो ये जो इतना अट्रैक्टिव दिखता है लोगों को वायदा के सौदे करना, वो उतना अट्रैक्टिव शायद है नहीं वाकई में, जो रिसर्च रिपोर्ट के जो आंकड़े बताते हैं। इसमें भी यह है कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से 98% लोगों ने ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया और इसमें भी 90% जो एक्टिव ट्रेडर्स थे उनको औसतन 1.25 लाख रुपए का उनका घाटा रहा है। एक और बात ये कहती है कि FY 22 में आकर यानी 2021-22 में 2018-19 के मुकाबले जो एफ&ओ के ट्रेडर थे उनकी संख्या 5 गुना बढ़ी है। ये वो बीच का दौर है जिस दौरान में कोविड था और बड़े सारे इन्वेस्टर्स जुड़ रहे थे। तो जो एफ&ओ के सौदे करने वालों की संख्या है अगर देखें तो करीबन 3 साल में 5 गुना बढ़ गई, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। जो 2021-22 में औसत घाटा जो है 50,000, औसत घाटा करीब 50,000 रुपये रहा है, जो कि जो मुनाफा कमा रहे थे लोग उसके करीब 15 गुना ज़्यादा घाटा। यानी मोटी बात यही है कि घाटा ज़्यादा लोगों को हुआ है और मुनाफा बहुत कम लोगों ने कमाया है। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट आई है, अब इसके आगे क्या। तो इसके आगे जो होगा ये कि सेबी इस पर एक गाइडलाइन इशू करेगी कि एक्सचेंज जो हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो जब भी कोई एफ&ओ का सौदा करने आए तो उसको साफ साफ बताएं कि ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और एडिशनल डिस्क्लोजर यानी अतिरिक्त और उनको जानकारियां दें कि अगर आप ये सौदा कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप जो मानकर चल रहे हैं और बाजार उसके उल्टा गया। तो ये कुल मिलाकर निष्कर्ष है। इसमें ब्रोकर्स को भी इस बात का अधिकार दिया जा सकता है कि जो ब्रोकर हैं वो देखें कि जो सौदा करने आ रहा है ट्रेडर उसकी आमदनी कितनी है, उसकी हैसियत कितनी है और उसी के हिसाब से लिमिट दें कि वो अपना सौदा कर पाए, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम ना ले और नुकसान अपना बहुत ज़्यादा ना करे। बिल्कुल, और कंक्लूड भी आपके ओपनिंग रिमार्क से करते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट का जो लब्बो-लुबाब है, जो ब्रजेश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि वायदा में नहीं है फ़ायदा, लब्बो-लुबाब यही है। घाटा ज़्यादा हो रहा है लोगों को, 90% के आसपास लोगों ने घाटा ही खाया है और औसत भी आप देखिए तो 1,10,000 का घाटा है। जो जिनको फ़ायदा भी हुआ है उनका भी औसत आप देखें 1.5 लाख रुपए के आसपास का फ़ायदा है औसतन। तो कुल मिला के सोच समझ के आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी आपका। जल्द ही विदेशी व्यापार रुपए में होगा। बहुत सारे देश भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं, ये कहना है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता का। सुनील मेहता से खास बातचीत की हमारी सहयोगी एकता सूरी ने। जी बिजनेस पर इस समय मेरे साथ है मिस्टर सुनील मेहता, जो कि हैं चीफ एग्जीक्यूटिव IBA के। सभी जी बिजनेस पर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू, प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई है। जो विदेशी व्यापार है उसको रुपए में करने के लिए कितना मामला आगे पहुँचा है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी बायलैटरल ट्रेड को एनकरेज किया जा रहा है। बहुत सारे और देशों ने भी पहल करी है कि इंडिया के साथ हम बायलैटरल ट्रेड शुरू करें और रुपये में करें।
रिजर्व बैंक ने भी एक रिसेंटली गाइडलाइंस इशू करी है और उसमें भारतीय बैंकों को ये कहा है कि जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं और हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको बैंकों को इंडिया के जो बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट हम बोलते हैं उनका अकाउंट हमारे पास इंडियन रुपी में वो खोल सकें। तो जो वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का प्रक्रिया है वो हम IBA के स्तर पे हमारे सारे मेंबर्स बैंक को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हम बायलैटरल फॉरेन ट्रेड के लिए दूसरे देशों के जो बैंक्स हैं उनके रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स हम खोलें जिससे कि बायलैटरल ट्रेड आसान हो जाए। इससे जो थर्ड कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं जैसे डॉलर है, यूरो है, जिसमें मैक्सिमम ट्रेडिशनल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसके बजाय जब एक इंटरमीडिएट डायरेक्टली दो करेंसीज़ के बीच में ये ट्रांजेक्शन होने लगेंगे तो एक तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि 2 बार जो करेंसी कन्वर्जन की कॉस्ट है वो बच जाएगी, और दूसरा हमारे यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है उसमें भी बेटर होगा क्योंकि हमारे जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो जो हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में एसेस मिल जाएगी जहाँ पहले उनके पास एसेस नहीं थी। सर, जैसा कि मेरी आपसे पहले बात हो रही थी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो ज़्यादातर मॉडल जो है वो B2B के लिए बना है, B2C फ्रेंडली वो मॉडल हो जिससे कि एक छोटे शहर में बैठे एक छोटे आर्टिसन को भी फायदा हो, उसके बारे में बताएं कि कहाँ तक अपडेट है, क्या उसमें अपडेट है और कहाँ तक प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि अभी तक जो हमारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं रिजर्व बैंक ने प्रेस्क्राइब करी हैं वो B2B मॉडल की ही करी हैं, और अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी पहल करी है और इसके बारे में जितने ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनके साथ बैंकिंग सिस्टम की और IBA जिसमें उनका प्रतिनिधित्व करता है, हमारी चर्चा हो रही है कि कैसे हम इंडिविजुअल ई-कॉमर्स प्लेयर्स को भी जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स हैं वो दे पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमारे पड़ोस के देश में या अगर मालदीव में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और वो इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहता है तो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाए और उसमें ऑर्डर प्लेस करे, और इंडिया में जो आर्टिज़न है उसका प्रोडक्ट उसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो, उसको मालदीव वाला आदमी खरीद सके, और उन दोनों के करेंसीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म एक क्रिएट हो जाए जिससे कि डायरेक्टली वो अमाउंट है वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के रूप में इंडिया के रूप में दिखाई दे, तो जिससे जो स्मॉल आर्टिजन काम कर रहा है उसको भी एक एक्सपोर्टर करने का बेनिफिट मिलेगा, उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा, और जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको भी एडवांटेज मिलेगा। जब उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा तो उनकी प्राइसिंग भी कम होगी और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए, इंडिया के बिजनेसमैन्स के लिए, और हमारे करेंसी में एक्सपोर्ट्स इंडियन करेंसी को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज करने के लिए। IDBI का शानदार मुनाफा रहा है और आगे भी बैंक मुनाफे में रहने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। बैंक की फ्यूचर योजनाओं पर जी बिजनेस से खास बातचीत की IDBI बैंक के डिप्टी MD सुरेश खटानहार ने। जी बिजनेस पर इस समय है मेरे साथ IDBI बैंक के डिप्टी MD मिस्टर सुरेश खटानहार जी। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्लेजर टू हैव यू। नमस्ते सर। पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बैंक का टर्न अराउंड हुआ है, साल 2020 से IDBI प्रॉफिट में है और आपका ये जो लास्ट क्वार्टर गया है Q3 रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा मुनाफा एक तरह से उस क्वार्टर में हुआ है। इन टर्न अराउंड्स के पीछे किन फैक्टर्स का योगदान रहा, या फिर आपके बैंक ने क्या क्या किया कि एक तरह से पूरी तस्वीर बदल गई? काफ़ी ऐसी स्ट्रैटेजी रणनीतियाँ अपनाई जिससे हमारा टर्न अराउंड हुआ। जिस तरह से बोला जाए तो पहले तो हमने NPA को एड्रेस करना था। NPA को एड्रेस करने के लिए हमने डेडिकेटेड वर्टिकल बनाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रोग्रेसिव रिकवरी पॉलिसी बनाई जिससे हम जल्द से जल्द पैसे रिकवर कर सकें। उसके बाद हमने अपने डिपॉजिट प्रोफाइल के ऊपर काम किया, असेट प्रोफाइल के ऊपर काम किया। हमने सोचा कि कैपिटल लाइट बिजनेस करें जिससे हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो। मोर इम्पॉर्टेंटली हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके ऊपर, और इससे लगता है जो ये टर्न अराउंड हुआ है ये सस्टेनेबल टर्न अराउंड। सस्टेनेबल टर्न अराउंड की हम बात करें और एक तरह से शुरुआत भी अच्छी हुई है कि आपका एक JP इंफ्राटेक का जो बैड लोन है वो NARCL के पास गया है। कितने % रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर में भी कितने लोन्स वहाँ जा सकते हैं? NARCL की शुरुआत हुई है, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि, और ये पहला केस है, बड़ा केस है इंडस्ट्री का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें हम लीड बैंक थे। तो ओवरऑल रिकवरी अभी तो पहले केस में 45% की आई है। जैसे बताया था हमने पास्ट में कि अबाउट 10-11,000 करोड़ के केसेस आइडेंटिफाई किए हैं,
और सबसे बड़ा केस तो अभी सक्सेसफुल हो गया है, तो हमें उम्मीद है और हमारी उम्मीद और बढ़ गई है और केसेस हम थोड़े समय में सॉल्व कर पाएंगे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।